Now we have question 1.245. Question says a thin horizontal uniform rod AB of mass M and length L can rotate freely about a vertical axis passing through its end A. At a certain moment the end B starts experiencing a constant force F which is always perpendicular to the original position of the stationary rod and directed in the horizontal plane. Find the angular velocity of rod as a function of its rotation angle phi counted relative to initial position. तो हमें आदत है एंगल को थीटा से लेने की, तो मैं इस एंगल को थीटा ही लूँगा, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर जो फाई एंगल है इसको थीटा से। तो सिचुएशन समझ लें, इसमें क्या है कि एक रॉड है जिसको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाइवोट कर दिया जाता है एक एंड से, ठीक है, और रॉड ऐसे रोटेट करेगी। अगर रॉड रोटेट करेगी तो एक टॉर्क भी चाहिए, तो टॉर्क क्या कौन सा फोर्स देता है इस पर, अगर टॉर्क चाहिए तो फोर्स भी चाहिए। तो फोर्स इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि फोर्स एक्ट्स एट वन एंड ऑफ द रॉड एंड फोर्स ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। Then we have to find angular velocity of rod as a function of angle theta rotated by the rod relative to its initial position, ठीक है, तो ये निकालना है। तो अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए तो मुझे हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है कैलकुलेशन के बाद, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो हम लगाएंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आया, वेरिएबल आता है, तब हम यूज़ करेंगे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें टाइम है, थीटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थीटा से डिवाइड कर देते हैं और ये रिलेशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा, सो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसके बाद ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू हो जाता है अल्फ़ा डी थीटा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन ये कब करना है हमको, ये हम तब करेंगे, इसकी नौबत तब आएगी जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तब हमारे को ऐसा करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लेकिन अगर हम जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की डायरेक्शन में। तो ये हमने एक रॉड बना ली और ये एक एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर सकती है। तो रॉड जो है यहाँ से रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट। इसके बाद हमने बनाया इसमें 2 पॉइंट ए और बी, तो एंड ए के अबाउट रॉड को पाइवोट कर दिया गया है और एंड बी पर एक फोर्स लगेगा जो कि रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। लेंथ कितनी है रॉड की, एल के बराबर, और जो फोर्स लगा है रॉड पर वो कैसा है, एफ, एंड दिस फोर्स रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए अब हमको अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं टॉर्क लेता हूं, और टॉर्क किसके अबाउट लेता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी वाली, ये, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैंने टॉर्क लिया। तो जो फोर्स लगा हुआ था वो फोर्स कैसा था, परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एल के बराबर, तो इसका टॉर्क होगा एफ इंटू एल, ठीक है। अब मुझे तो अल्फा चाहिए, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो एफ इंटू एल को हम कितना लिख सकते हैं, आई अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ये नेट टॉर्क आई अल्फा होता है, तो एफ इंटू एल इक्वल टू आई अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, उसी एक्सिस के अबाउट होगा जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिया गया है। तो एफ इंटू एल इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, बिकॉज अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 3। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैंने अल्फा कैलकुलेट किया तो अल्फा आया 3f बाई एम एल के बराबर, और यहाँ पर देखो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल नहीं है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हमको यूज़ करना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा वाली इक्वेशन। लेकिन फिर भी मैं इसमें जस्ट शो करने के लिए अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लेके इंटीग्रेट करके सॉल्व करूँगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 3f बाई एम एल हमारे पास आ गया। अब डी ओमेगा बाई डी टी को हम लिखेंगे ओमेगा और थीटा में कन्वर्ट करके। तो डी ओमेगा बाई डी टी को हम कितना लिख सकते हैं,
ये जो डी ओमेगा बाई डी टी यहाँ पर आप देख रहे हो, इस डी ओमेगा बाई डी टी को कितना लिखा जा सकता है, ये डी ओमेगा बाई डी टी जो है इसको हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी थीटा से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, डी थीटा से डिवाइड किया इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और ये हो जाएगा एडजस्ट करने के बाद डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा को हमने डी टी के साथ ले लिया और एक डी थीटा को डी ओमेगा के नीचे रख दिया है। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से रिलेशन आता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है ओमेगा और थीटा, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम ओमेगा और थीटा ले आए हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को हमने थीटा और ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया है। सो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू 3f बाई एम एल। तो ये कहाँ से रिलेशन आया, ये जो डी ओमेगा बाई डी टी था, ठीक है, इस डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी, 3f बाई एम एल के बराबर, तो मैंने ये 3f बाई एम एल यहाँ पर रखा। ठीक है, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा 3f बाई एम एल आ जाता है, और यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 3f बाई एम एल इंटीग्रेशन डी थीटा। कॉन्स्टेंट जो थे वो हमने बाहर निकाल दिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तब थीटा कितना था, 0 था, और जब थीटा की वैल्यू थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई है, ओमेगा के बराबर। इसका इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रखने के बाद भी इतना ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 में तो 0 स्क्वायर बाई 2 से 0 ही आएगा, इक्वल टू 3f बाई एम एल, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, उसमें हम लिमिट रखेंगे 0 टू थीटा, तो इतना ही बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाती है यहाँ पर √6 f थीटा अपॉन एम एल के बराबर। ये तो वो मेथड हुआ जो कि इंटीग्रेट करके किया है, हालांकि इसमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको इंटीग्रेट करना भी नहीं चाहिए। जस्ट मैं बता रहा था, ये तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन था इस मेथड का। लेकिन अगर एग्जाम में अगर हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू √2 अल्फा थीटा, और इसमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही ओमेगा की वैल्यू हो जाती है √6 f थीटा अपॉन एम एल के बराबर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जेई मेन में भी आ सकता है और जेई एडवांस में तो मुश्किल इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। नीट में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 1.246। In the arrangement shown in figure 1.56, the mass of the uniform solid cylinder of radius r is equal to m, and the masses of two bodies are equal to m1 and m2. The thread slipping and the friction in the axle of the cylinder are supposed to be absent. Find the angular acceleration of the cylinder and the ratio of tension T1 by T2 of the vertical section of the thread in the process of motion. देखो, लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जिनमें पुली ब्लॉक प्रॉब्लम होती थी और पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास होती थी, उन क्वेश्चंस में पुली और स्ट्रिंग थी फ्रिक्शनलेस। ब्लॉक भले मूव किए लेकिन कोई भी पुली उसमें रोटेट नहीं की है। ध्यान रखना, लॉज ऑफ मोशन में 99.99% केसेस ऐसे रहे थे जिसमें पुली रोटेट नहीं करती थी, केवल स्ट्रिंग पुली के ऊपर से स्लिप होती थी, पुली कभी रोटेट नहीं हुई। तो पुली रोटेट क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए पुली का मास भी नहीं दिया गया मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन रोटेशन के चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन मिले जिसमें पुली का मास गिवन हो, ठीक है, या स्ट्रिंग सिलेंडर के ऊपर से पास हो रही हो या डिस्क के ऊपर से पास हो रही हो और सिलेंडर और डिस्क का मास गिवन हो, तब इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी रोटेट करेगी, सिलेंडर रोटेट करेगा या डिस्क रोटेट करेगी, जो भी इस क्वेश्चन में दिया होगा वो रोटेट करेगा। और अगर वो रोटेट करेगा यानी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क की ज़रूरत भी होगी, और अगर टॉर्क चाहिए तो फिर टॉर्क मिलेगा कहाँ से, उसकी तलाश हम यहाँ पर करते हैं। तो रोटेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी खास बात, जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की खास बात ये है कि सिलेंडर का मास दिया है, सिलेंडर का मास दिया है यानी सिलेंडर रोटेट करेगा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसको टॉर्क भी चाहिए, तो इसको टॉर्क देगा कौन,
तो देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम मान लेते हैं सिलेंडर पर लग रहा होगा mg के बराबर, इसके मास को फिलहाल मैं कैपिटल mg मान लेता हूँ, और स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन लग रहा होगा, इस टेंशन को मैंने लिखा T2, और यहाँ से जो टेंशन लग रहा होगा इसको लिख लिया मैंने T1। ठीक है, तो अगर हम सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस हुए, एक तो टेंशन T1 आ गया, और एक टेंशन हो जाएगा T2, और एक टेंशन मैंने लिख लिया T डैश, जो कि कहाँ से लग रहा होगा, रिजिड सपोर्ट से, जहाँ से ये कनेक्टेड है वहाँ से, ये जो यहाँ से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उससे लग रहा होगा, स्ट्रिंग या रॉड वटेवर जो भी है, तो T डैश टेंशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पर mg के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0 होगा और T डैश का टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क देने की जिम्मेदारी आधी किस पर है, T1 और T2 पर। तो इसका टॉर्क होगा फोर्स T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी T2 इंटू R, तो ये R है। इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, सेंस ऑफ रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज। T1 का जो टॉर्क होगा वो होगा T1 इंटू R, T1 इंटू R, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों टॉर्क कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। और स्टूडेंट्स याद रखना, जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नहीं होती, ये सेंस ऑफ रोटेशन होता है। तो दोनों टेंशन अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हुए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि स्ट्रिंग के दोनों तरफ जो टेंशन है या सिलेंडर के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है, अगर वो टेंशन मैग्नीट्यूड में इक्वल हुआ तो इस सिलेंडर पर नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, और नेट टॉर्क 0 होगा तो फिर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में सिलेंडर, डिस्क या इस तरह की चीज़ रोटेट कर रही हो तब उस पर नेट टॉर्क 0 नहीं होना चाहिए, और टॉर्क देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, टेंशन के ऊपर आ जाती है। तो दोनों तरफ टेंशन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। याद रखना, अगर टॉर्क टेंशन से मिल रहा है इस तरह के केसेस में तो दोनों तरफ टेंशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमने टेंशन डिफरेंट लिया है। अब क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ मैं, M1, M2 और सिलेंडर का। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जो M1 है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में। M2 पर M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T2 वर्टिकली अपवर्ड। और जो सिलेंडर है इस पर भी फोर्स लगेगा। सिलेंडर का जो मास है वो मास हम मान लेते हैं कैपिटल M मान लेता हूँ सपोज उसको, तो ये कैपिटल M इंटू G। ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से ब्लॉक पर इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें हमको किसी न किसी एक ब्लॉक को मान लेना पड़ेगा कि M1 बड़ा है या M2 बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि M2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू M1। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि M2 इज ग्रेटर देन M1। तो M2 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होगा और M1 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन की फोर्स को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव। ये सिंपल सा रूल फॉलो करते आए। तो इक्वेशन क्या होगी, अगर M1 अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो इसका एक्सेलरेशन होगा A अपर डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन आएगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। M2 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप देखें तो कुल कितने अननोन नजर आ रहे हैं आपको इसमें, एक T1 अननोन क्वांटिटी है, T2 अननोन क्वांटिटी है और A अननोन क्वांटिटी है। वी हैव 3 अननोन क्वांटिटीज, देयरफॉर वी नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशंस। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हम किससे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स लगा के, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। और सिलेंडर पर हम टॉर्क लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या उसकी जो नेचुरल एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस है, उसके अबाउट। तो टॉर्क देगा कौन, T1 और T2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। mg और T डैश का टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो T2R माइनस T1R इक्वल टू I अल्फा हमने लिखा है। हमने T1R माइनस T2R क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है कि जो टॉर्क डोमिनेट कर रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर M2 एक्सेलरेट होता है नीचे की तरफ, अगर M2 एक्सेलरेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पुली का रोटेशन कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस में। तो वो टॉर्क डोमिनेट करना चाहिए जो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज सेंस में कौन सा टॉर्क है, T2 का।
और T1 का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इसलिए हमने वो टॉर्क पॉजिटिव लिया जो डोमिनेट कर रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो T2r माइनस T1r इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट द सेम एक्सिस जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू हाफ एम आर अल्फा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया रेडियस वगैरह कैंसिल करके। बेसिकली हमने किया ये कि ये T2r माइनस T1r इक्वल टू आई जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का होगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो एक आर यहाँ से उड़ा दिया तो ये बचेगा 1/2 m इंटू अल्फा के बराबर और एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो इतना आया यहाँ। अब इक्वेशन 3 हो गई है, लेकिन जैसे ही हमने थर्ड इक्वेशन लिखी तो एक और अननोन आ गया और वो अननोन है अल्फा, सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। अब ये एडिशनल इक्वेशन आएगी कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये है कि ये मान लो सिलेंडर है और ये स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ वाली स्ट्रिंग ये है, तो स्ट्रिंग के इतने हिस्से की हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का ये किस पर है, ये वाला जो पॉइंट है ये किस पर है, सिलेंडर पर है, और जो ये वाला पॉइंट है ये किसके साथ कनेक्टेड है, M2 के साथ कनेक्टेड है और स्ट्रिंग में टेंशन है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम ये पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग हर एक पार्टिकल हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग सेम होना चाहिए। जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा आर, और M2 एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। तो स्ट्रिंग के इस वाले सेक्शन पर अगर तुम ध्यान दो जिसमें टेंशन है, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन होना चाहिए अल्फा आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है ये वाला एंड, तो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देयरफॉर ए इक्वल टू अल्फा आर। क्यों होना चाहिए दोनों, क्योंकि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग सेम होता है, तो ए इक्वल टू अल्फा आर। यही लॉजिक मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ कि ये होगा अल्फा आर और इसके साथ कनेक्टेड है M1 एक्सेलरेशन ए से ऊपर मूव कर रहा है, तो ए इक्वल टू अल्फा आर यहाँ से भी आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं। तो इसको मैं अब डिलीट करता हूँ यहाँ से और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या आएगी, ए इक्वल टू अल्फा आर। तो इक्वेशन नंबर 4 है ए इक्वल टू अल्फा आर के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब इन 4 जो चारों इक्वेशन हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 में T1 T2 और अल्फा इन सभी की वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में T1 T2 और अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से T1 कैलकुलेट करूँगा, T1 इक्वल टू M1G प्लस M1A, और इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट करके मैं लिख दूँगा T2 इक्वल टू M2G माइनस M2A के बराबर। और ये वैल्यू मैंने किस में रखी, इक्वेशन नंबर 3 में। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ A/R, ठीक है। और उससे फिर मैं A कैलकुलेट करूँगा एक्सेलरेशन। तो ये देखिए क्या इक्वेशन बन जाती है। जैसे ही मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में, ये T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितना लिख दिया है मैंने, A/R, ठीक है। फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर ये आता है M2 माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू A के बराबर, और इसको सिंप्लीफाई करने से A आ जाता है M2 माइनस M1G अपॉन 2M1 प्लस M2 माइनस M के बराबर, हालांकि प्लस M के बराबर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, यानी कि हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो ए आ चुका है तो अल्फा निकालना बहुत ही आसान है। अगर ए आ गया है तो अल्फा कितना होगा, A/R के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम डिवाइड कर दें R से, इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम R से डिवाइड कर दें तो अल्फा आ जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, नेक्स्ट स्टेप है हमको T1 और T2 का रेशियो निकालना। तो उसके लिए मैंने रिलेशन लिखा T1/T2 इक्वल टू M1 इंटू G प्लस A अपॉन M2 इंटू G माइनस A। ये कहाँ से आया, ये आया भाई इक्वेशन नंबर 1 के नीचे देखो मैंने T1 निकाल के लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे देखो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू निकाल के रखी थी मैंने, T2 की वैल्यू। तो T1/T2 जैसे यहाँ पर लिखा इतना आ गया। इसमें A की वैल्यू रखना है और हमको T1 और T2 का रेशियो मिल जाएगा। ये काम आप खुद करना, ठीक है। ये जो T1/T2 आया है इसमें एक्सेलरेशन A की वैल्यू आप खुद सब्स्टिट्यूट कर लेना, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे A की वैल्यू रखने के बाद तो आंसर आएगा M1 इंटू M प्लस 4M2 अपॉन M2
इंटू कैपिटल M प्लस 4m1 के बराबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1.247। ये क्वेश्चन भी 1.246 की तरह ही है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द सिस्टम शोन इन फिगर 1.57 द masses of the bodies are known to be m1 and m2. The coefficient of friction between the body m1 and the horizontal plane is equal to k. नॉर्मली हम म्यू लिया करते हैं, यहाँ पे coefficient of friction k दिया हुआ है। And a pulley of mass m is assumed to be uniform disk. अब देखो इसमें डिस्क का मास दिया हुआ है या पुली का मास दिया हुआ है जिसके ऊपर से स्ट्रिंग पास होगी। एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, और इसका मास दिया है पुली का, जिसको कि डिस्क की तरह से ट्रीट करना है। अगर इसका मास दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दोनों तरफ टेंशन है वो टेंशन कैसा होगा, डिफरेंट होना चाहिए, तभी इसको नेट टॉर्क मिलेगा और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और हम किसी भी क्वेश्चन में ना ये लिखा नहीं होगा कि ये बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं। इस तरह की सिचुएशन में जैसे ये जो पुली रोटेट करेगी कि नहीं ये लिखा नहीं होगा, तो आपको समझना कैसे, आपको समझना ऐसे कि अगर इसका मास दिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये रोटेट करेगी, ठीक है। और अगर इसे रोटेट करेगी, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो इसका टेंशन और जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली स्ट्रिंग इसका टेंशन, ये दोनों टेंशन कैसे होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर दोनों टेंशन सेम हो गए तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। दोनों टॉर्क कैसे होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। नेट टॉर्क उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और निकालना क्या है हमको इसमें, assuming the mass of the thread and the friction in the axle of the pulley to be negligible, as usual ये चीज दी होती है। Find the work performed by the friction forces acting on the body m1 over the first t seconds after beginning of the motion। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको एक तो वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कौन सा होगा, ये वो फोर्स है जिसका वर्क पूछा है। तो वर्क किसका पूछा है हमसे, वर्क पूछा है फ्रिक्शन फोर्स का। तो हमको इक्वेशन यूज़ करनी होगी फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m1 इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो फ्रिक्शन फोर्स केवल m1 ब्लॉक पे वर्क करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन केवल m1 और जिस सरफेस पर m1 मूव कर रहा है उसके बीच में है, ठीक है। तो जरा हाईलाइट देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, या की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, मास ऑफ ब्लॉक m2 सफिशिएंट टू स्टार्ट द मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ फ्रिक्शन इतना हो कि मोशन ही स्टार्ट ना हो, तो ये इस कंडीशन को रूल आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये मान के चलना है कि मास ऑफ m2 इज सफिशिएंट टू स्टार्ट द मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ पुली इज गिवन, देयरफॉर पुली विल रोटेट एंड सिंस पुली रोटेट्स, यहाँ पर जो है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, समझ लेना भाई, इसका मतलब है ये है पुली रोटेट्स, देयरफॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली विल बी डिफरेंट। तो ये की पॉइंट्स है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में याद रखना है। अब क्या करें हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है किसका, m1 का। तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, एक टेंशन लग रहा है यहाँ पर राइट साइड में, और ये है फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की केवल एक वैल्यू होती है मैथमेटिकली, म्यू n के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n कितना आएगा, m1g के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हो n, और ये किसके बराबर होगा, m1g के, ठीक है। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम m2 का। तो m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत कुछ मेहनत है नहीं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा m2g, और टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से t2। देखो हमने दोनों टेंशन अलग अलग लिए, ये टेंशन t1 लिया, यहाँ पर टेंशन को t2 लिया है, क्योंकि अगर नेट टॉर्क हमको जीरो नहीं चाहिए तो दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए दोनों टेंशन मैंने डिफरेंट लिए हैं। अब मैं ज़रा सिचुएशन को क्लियर करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, किसका, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर डिस्क का भी बना देता हूँ, ठीक है। तो जो डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम है, डिस्क के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, डिस्क के फ्री बॉडी डायग्राम में बनेंगे टेंशन। तो एक तो जो ये वाली स्ट्रिंग थी यहाँ पर, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन कितना होगा, t2 वर्टिकली डाउनवर्ड। जो ये वाली स्ट्रिंग है इसकी वजह से टेंशन होगा लेफ्ट साइड में, t1 लेफ्ट साइड में लगेगा। अच्छा, हिंज से भी फोर्स लगेगा इस पर, पुली पर, लेकिन हिंज फोर्स को मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के सोल्यूशन में उसका रेलिवेंस नहीं है, लेकिन हिंज फोर्स भी डेफिनेटली लगेगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसको बना के दिखा सकता हूँ। हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका।
देखो पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि पुली एक्सेलरेट तो है नहीं, तो T1 और T2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हिंज फोर्स लगेगा। हिंज फोर्स ऑन पुली will be opposite to the resultant of T1 and T2 और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा √T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये देखो तो इतना होगा √T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर रिजल्टेंट टेंशन फोर्स आएगा। और ठीक इसकी ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स पुली को ऐसे खींच रहा होगा, तो पुली यहाँ पर तो नहीं आई खींच के, पुली यहाँ पर पुल होके नहीं आई, इसका मतलब हिंज जो है यहाँ से इसको धक्का देगी, तो हिंज फोर्स लगेगा इस पर, यहाँ कहीं लगेगा। ठीक है, हिंज फोर्स यहाँ कहीं होगा हिंज से पुली पर, और ये जस्ट अपोजिट टू दी रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इस पर सॉल्यूशन की डायरेक्शन में। तो मैं ज़रा स्पेस क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखो एफ के इक्वल टू के एन, म्यू एन होता है तो म्यू यहाँ पर के दिया हुआ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने लिखा म्यू एन और एन की वैल्यू कितनी है, m1g के बराबर है। फिर मैंने ब्लॉक m1 मास का जो है उस पर न्यूटन सेकंड लॉस इक्वेशन लिखी, इस पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन है राइट साइड में, फ्रिक्शन फोर्स है लेफ्ट साइड में, बट ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट। सपोज दिस एक्सेलरेशन इज a, then the equation is T1 minus Fk equal to m1a. Now I use Newton's second law to get the equation using m2. तो m2 के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, m2 के लिए इक्वेशन आएगी m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसमें Fk जो था उस Fk की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है म्यू एन के बराबर, और वो कितना है Km1g। तो दो इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशंस में अननोन क्वांटिटीज कितनी है, एक हमको T1 नहीं मालूम, T2 नहीं मालूम और A नहीं मालूम, सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो जो एक और इक्वेशन है वो कहाँ से आएगी, एक और इक्वेशन आएगी पुली पर हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे जिसको कि डिस्क की तरह से ट्रीट करना है। तो इक्वेशन बनेगी T2r माइनस T1r इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर अल्फा। हमने इसको T2r माइनस T1r लिखा, T1r माइनस T2r क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो वाला टॉर्क डोमिनेट करेगा जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो पुली का रोटेशन किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो पुली का रोटेशन होगा वो ऐसा है। ठीक है, पुली इस तरह से रोटेट करेगी क्योंकि m2 एक्सेलरेशन a से नीचे मूव कर रहा है और ये एक्सेलरेशन a से राइट साइड में जा रहा है ब्लॉक m1। तो पुली को रोटेट करना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस में, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए क्लॉकवाइज सेंस में। तो डोमिनेट कौन करेगा, T2 का टॉर्क करेगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज सेंस में, और T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमको एक और कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और अब मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था कि इसको हमने कैसे निकाला है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा के निकाला है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये पॉइंट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, और जो ये वाला पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये किसके कांटेक्ट में, ये पुली के कांटेक्ट में है। तो पुली अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करती है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा आर। तो a इक्वल टू अल्फा आर, ये कंस्टेंट आएगा। यही रिलेशन चाहे तो हम m2 से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई हैं। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें निकालना है वर्क। वर्क निकालने के लिए चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसका निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का। तो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू m1g या k m1g। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमको पता है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a चाहिए, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन। तो उसको सॉल्व हमने कैसे किया, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से सॉल्व किया। मैंने T1 निकाला और T2 निकाला। T1 कैलकुलेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 1 से T1 कितना आएगा, m1a प्लस k m1g, और इक्वेशन नंबर 2 से T2 आ जाएगा m2g माइनस m2a। ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रखी, और साथ ही साथ अल्फा को मैंने कितना लिख दिया है,
यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको a/r, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सो वी हैव इक्वेशन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, m2g माइनस इस वाली इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, m2 माइनस k m1g प्लस m1 प्लस m2 प्लस m/2a। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो फाइनली जो रिलेशन आएगा हमारे पास वो रिलेशन है कितना, a इक्वल टू 2m माइनस के m1g अपॉन 2m1 प्लस m2 प्लस m के बराबर a आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है इसलिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस तभी एप्लीकेबल होती हैं जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम इसको लगा सकते हैं। और हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर उसके लिए, और यूज़ करेंगे हम इस रिलेशन को जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर से, तो फाइनली ये हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब निकालना है वर्क। तो वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये होगा एफ के इंटू एस का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन कर दें तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते ही यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। फ्रिक्शन फोर्स है लेफ्ट साइड में और डिस्प्लेसमेंट है m1 का राइट साइड में, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री के बराबर। तो एफ के इंटू एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो फाइनली हमको वर्क डन मिला माइनस एफ के एस। अब हमारे पास एफ के भी हमको मालूम है और डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यूज़ को और फाइनली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हमने लिखा और ये आंसर आ गया, माइनस के m2 माइनस के m1 इंटू m1 g स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2 प्लस m के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इसके ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन था, इनकी हाईलाइट क्या है, इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिंग किसी ऐसी पुली से पास हो रही है जो कि रोटेट करती है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उसके दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट होगा। दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1.248। क्वेश्चन ये कहता है ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज स्पिन्ड अबाउट इट्स एक्सिस टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड देन प्लेस्ड ऑन ए कॉर्नर एज शोन इन फिगर 1.58। तो एक ये वॉल है और ये फ्लोर मान लेते हैं और ये कॉर्नर बन गया, यहाँ पे एक सिलेंडर को घुमा के और छोड़ दिया है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा नॉट के बराबर है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्नर वॉल्स एंड द सिलेंडर इज इक्वल टू के। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह पर सेम है। सिलेंडर का कॉन्टैक्ट दो जगह पर होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और एक वर्टिकल वॉल पर। इन दोनों ही जगह पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्न्स विल द सिलेंडर एकम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप्स। रुकने से पहले कुल कितना रोटेट करेगा, कितने टर्न कंप्लीट करेगा। तो जब ये रुकेगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल ओमेगा होगा 0 और इनिशियल इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा नॉट। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने रोटेशन की कितने टर्न कंप्लीट करने के बाद ये रुकेगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये इक्वेशन लगानी है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें टाइम भी आ रहा है और अल्फ़ा भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लगाते हैं इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, तो 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा और अल्फ़ा अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए तभी ये रुकेगा। तो 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा थीटा। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, लेकिन हमको थीटा ना कैलकुलेट करके टर्न कैलकुलेट करना है। तो एक टर्न में कितने एंगल से रोटेट करता है ये, 2 पाई से।
तो उसको मैं लिख लेता हूँ 2 पाई n इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा। तो नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अच्छा 2 ऑलरेडी वहाँ पर था तो हो जाएगा 4 पाई अल्फ़ा। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट तो क्वेश्चन में गिवन है, 4 पाई कांस्टेंट है। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए अब हम सोल्यूशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह हम बनाए तो फ्रिक्शन फोर्स वगैरह की डायरेक्शन समझने में और उसके टॉर्क की डायरेक्शन को समझने में आसानी हो। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, जैसे ही मैं डायरेक्शन बनाऊँगा तो मुझे चाहिए है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए, जैसे यहाँ पर था, एक वर्टिकल चाहिए और एक सिलेंडर चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये वर्टिकल वॉल है और जो नीचे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ये इस तरह का, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को, ठीक है, लाके हमने घुमा के कहीं से और रख दिया, ये सिलेंडर है, यहाँ पर मैंने रख दिया है। अच्छा, सिलेंडर की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए इस तरह से, इसको ऐसे घुमा के रखा गया होगा, ये है ओमेगा नॉट, तभी यहाँ रुका रहेगा। अगर हम इसको ऐसा ओमेगा देंगे तो ये तो फिर यहाँ कॉर्नर की तरफ रुका नहीं रहेगा, कॉर्नर से दूर चला जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम चाहते हैं घूमते घूमते रुके। सो एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इन द डायरेक्शन एज आई हैव शोन इन द फिगर। तो चलो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सिलेंडर का। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे आसान जो फोर्स होता है बनाना, सबसे पहले मैं वो बनाता हूँ। सबसे आसान होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सिलेंडर पर कहाँ से लगेगा, सेंटर ऑफ मास से लगेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास से मैंने बना दिया जो फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से लगने वाला फोर्स बनाया मैंने mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वॉल से, तो वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो यहाँ पर होगा n, इसको मैं नाम दे देता हूँ ये n1 है। एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो ये मैंने बनाया, यहाँ से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया n2 के बराबर है, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन n1 है, एक n2 के बराबर है, एक mg फोर्स हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात आती है फ्रिक्शन की। तो देखो ये जो सिलेंडर है जब ये इस तरह से घूम रहा होगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन आएगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में बनाता हूँ यहाँ, फ्रिक्शन आएगा ये, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। ये विजिबल है कि नहीं, जरा मैं इंक चेंज कर देता हूँ। ये है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, अभी भी दिखा के नहीं तो मैं और चेंज करता हूँ, ट्राई करता हूँ डिफरेंट इंक। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है। अब इस फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से, क्योंकि इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन N2 है, तो उसको मैंने फ्रिक्शन को भी किससे रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर, F2 से। इसी तरह से जो वॉल है, यहाँ पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और ध्यान रखना इसका रोटेशन कैसा हो रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जो F2 है, इस F2 का जो टॉर्क आएगा, F2 के टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, और एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो अपोज करेगा, तभी तो रुकेगा। इसी तरह से जो दूसरा वाला फ्रिक्शन है जो कि वॉल से लग रहा है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम इसका टॉर्क निकालें तो ये जो टॉर्क है ये भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो फ्रिक्शन के टॉर्क आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए फाइनली ये रुकेगा। तो ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। और फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस बना लिए मैंने, N1 है, N2 है,
F2 है, mg है, और इस फ्रिक्शन को हम नाम दे देते हैं कि ये फ्रिक्शन कौन सा F1 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमें करना क्या है, आगे बढ़ने के लिए हमको इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन एक तो हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिखेंगे और एक रोटेशनल मोशन के लिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो इसमें है नहीं, यानी कि नेट एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो ज़ीरो है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक n1 है और एक f2 है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी n1 इक्वल टू f2 के बराबर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एक और इक्वेशन हम लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन हो जाएगी n2 इक्वल टू mg के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ये तो फोर्स से काम हो गया n2। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन वाली इक्वेशन सही नहीं लिखी है मैंने, दोबारा लिख देते हैं दोनों इक्वेशंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में 3 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक N2 लग रहा है, एक mg लग रहा है। F1 और N2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये होगा F1 प्लस N2 इक्वल्स टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 2 ही फोर्स हैं, तो ये होगा N1 इक्वल्स टू F2 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको एक और इक्वेशन लिखनी होगी टॉर्क के लिए, क्योंकि अल्फा की ज़रूरत है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लेते हैं तो mg का टॉर्क 0 होगा, N2 का टॉर्क 0 होगा, N1 का भी टॉर्क 0 होगा, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेज आर पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास, या उस एक्सिस से पास हो जाएंगे जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। और टॉर्क हम निकाल रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट, जो सिलेंडर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो टॉर्क देगा कौन, एक F2 और एक F1। तो F1 का टॉर्क हुआ F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। F2 का भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो दोनों टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो F2r प्लस F1r इक्वल टू आई अल्फा। टाइम सेव करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम यहीं लिख देते हैं, हाफ mr² इंटू अल्फा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 1/2 mr अल्फा के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हमारी रिक्वायरमेंट है। और अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी है इसमें, F1 नहीं मालूम, F2 नहीं मालूम, हमको पता क्या है, K मालूम है और मास मालूम है। तो इसकी टर्म्स में हमको अल्फा निकालना होगा। तो देखो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है F1 और F2। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है होती है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू एन से। म्यू की वैल्यू K है और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, तो F1 जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1 है, तो ये आएगा K N1 के बराबर। ठीक है, और ध्यान दो K N1 और N1 कितना है, यहाँ से अगर ध्यान दो तो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू F2 के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर F2। तो एक रिलेशन आता है F1 इक्वल टू K F2 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दूसरी F2 की। तो F2 कितना लिखेंगे, F2 इक्वल टू होगा K N2 के बराबर, K N2। तो F2 इक्वल टू K और N2 कितना है भाई, N2 इसमें N2 की वैल्यू है mg माइनस F1 के बराबर, mg माइनस F1 के बराबर। ठीक है, और F1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा F2 इक्वल टू K mg माइनस F1। F1 कितना है, KF2, KF2 के बराबर। ठीक है, तो F2 इक्वल टू KMG माइनस K² F2। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जरा ओवरलैपिंग हो रही तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अब F2 हमने कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 1 प्लस K² इक्वल टू KMG के बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास F2 की वैल्यू निकल आती है, F2 इक्वल टू KMG अपॉन 1 प्लस
के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो F2 आ गया हमारे पास। और इक्वेशन नंबर 4 से क्या निकल आएगा? इक्वेशन नंबर 4 से हम निकाल सकते हैं F1 की वैल्यू। तो F1 आ जाएगा, F1 कितना था? KF2 था, तो F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट पेज पे जाने की, तो F1 आ गया और F2 आ गया है। इक्वेशन क्या थी? इससे पहले वाली जो टॉर्क से हमने इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इक्वल टू हाफ mr अल्फ़ा। F1 प्लस F2 इक्वल टू हाफ mr अल्फ़ा। तो F1 की वैल्यू है, अच्छा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि ध्यान रहे। F1 प्लस F2 इक्वल टू हाफ mr अल्फ़ा, ये था। तो F1 है के स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू है के mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू हाफ mr अल्फ़ा। तो देखो m ये तो कैंसिल हो जाएगा सभी जगह। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा r डिवाइडेड बाई 2। अगर हम k अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो k को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, k को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर 2 और r नीचे जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। एंड फाइनली हमको निकालना क्या है कि कितने टर्न के बाद ये रुक जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने पहले ही बता दिया था आपको, हम किससे निकालेंगे? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से। थीटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर वो 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, और थीटा को मैं लिखूँगा 2 पाई n। तो नंबर ऑफ टर्न आएगा n इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई अल्फ़ा के बराबर, n इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और अल्फ़ा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये है 2k इंटू के प्लस 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो n इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच जाएगा, r ऊपर पहुंच जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 8 पाई के इंटू 1 प्लस के। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतने टर्न कंप्लीट होंगे तब जाके ये सिलेंडर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद रुकेगा, तो वो टाइम भी निकालना भी आसान है। इस पूरे कैलकुलेशन में एक चीज़ मिस हो गई, हमने जी कहीं पर छोड़ दिया था, और वो जी कहाँ छोड़ा था? यहाँ से हमने मिस किया था, इस वाले स्टेप से। यहाँ पर जी था, तो ये है, यहाँ पर उसको हम लिख लेते हैं जी, और अल्फ़ा निकालेंगे तो ये भी जी आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी है, और यहाँ पर भी जी होगा। ठीक है, अब ये आंसर कैसा हुआ? कंप्लीट हुआ। तो एक चीज़ मिस हो गई थी इसमें। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास 1.249। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत निकालते हैं। इसके बाद दोबारा सॉल्व करने के बाद दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब जाके कहीं उनका आंसर सही आता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। A uniform disk of radius r is spinned to the angular velocity omega and then carefully placed on the horizontal surface. How long will the disk be rotating on the surface if the friction coefficient is equal to k? The pressure exerted by the disk on the surface can be regarded as uniform. अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ा और आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और यहाँ पर एक डिस्क को इस तरह से रख दिया है। ठीक है, डिस्क की जो सिमेट्री एक्सिस है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में जो डिस्क है उसको इस तरह से रखा गया है।
इस क्वेश्चन में डिस्क को इस तरह से रखा गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ये डिस्क है और ये इसकी डिस्क की एक्सिस है। तब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि डिस्क को हॉरिजॉन्टली रखा है या वर्टिकली। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका जो लास्ट में स्टेटमेंट है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। अगर मान लो डिस्क को ऐसे रखा गया होता, मान लो ये एक डिस्क है, हालांकि ये एक रिंग टाइप दिख रही है, मान लो डिस्क को इस तरह से रखा गया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे, तो इसका केवल एक पॉइंट कांटेक्ट में होता, और अगर केवल एक पॉइंट ही हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में होता तो ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि प्रेशर इज़ यूनिफॉर्म। लेकिन इसको रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ऐसे रखा गया है, इसकी जो खुद की एक्सेस है वो कैसी है, वर्टिकल है। तब ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ जहाँ भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ डिस्क का कांटेक्ट है उन सभी कांटेक्ट पर प्रेशर कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन निकालने में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तो बनाता हूँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो यह है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इसके ऊपर रखते हैं एक डिस्क। डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर के बराबर है, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, वर्टिकल है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और डिस्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी। हमने क्या काम किया कि इस डिस्क के एक्सिस से एक्स रेडियस का एक एलिमेंटल रिंग अज्यूम करेंगे, या एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल रिंग ही कहना ज़्यादा सही है डिस्क की जगह पर। एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx के बराबर। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करता हूँ। इस एलिमेंटल रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है, और रेडियस कितना है उसका, x के बराबर है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, मुझे इसको रिंग कहना चाहिए तो मैं इसको काट के यहाँ पे कर देता हूँ। ये क्या है, एलिमेंटल रिंग है। ठीक है, एलिमेंटल रिंग इज x। थिकनेस कितनी है इस एलिमेंटल रिंग की, इसकी थिकनेस है dx के बराबर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये छोटा सा जो पोर्शन है इधर, ये इसकी थिकनेस है। और यहाँ पर भी ध्यान रखना कि इसको हम एलिमेंटल रिंग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द एलिमेंटल डिस्क कितना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx इंटू dx। ध्यान रखना इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एरिया एंक्लोज्ड बाय द रिंग नहीं चाहिए हमको। इस रिंग के अंदर कितना एरिया बंद है, मतलब अगर ये एलिमेंटल रिंग है तो इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, इसका एरिया नहीं चाहिए मुझे, एरिया चाहिए इसके जो सॉलिड सा पार्ट है। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr, और ये है थिकनेस 2dx। तो 2πx इंटू dx करूँगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ द एलिमेंट निकाल दिया 2πx dx। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, मास चाहिए मुझे एलिमेंटल रिंग का। तो एलिमेंटल रिंग का जो मास है, रिंग है ये रिंग, इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया। हम ले रहे हैं एरिया पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा के बराबर है, और जिस एरिया का हमको मास निकालना है वो एरिया कितना है, 2πx dx के बराबर है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πx dx। तो मास पर यूनिट एरिया को हमने क्या लिया है, सिग्मा लिया है यहाँ पर। तो हमारा काम कहाँ तक हो गया, एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल रिंग का मास हमने निकाल लिया। अच्छा हम करने क्या वाले हैं, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि डिस्क कितने टाइम तक रोटेट करेगी, तो बेसिकली ना मुझे इक्वेशन लगानी है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, टाइम कैलकुलेट करना है और मुझे अल्फा की जरूरत है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई एम इन सर्च ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे टॉर्क चाहिए, टॉर्क निकालने के लिए मुझे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा जो कि इस एलिमेंटल रिंग के यहाँ पर जब ये घूम रही होगी ऐसे, तो जब ये घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ यहाँ पर ये कांटेक्ट में है, यहाँ ये स्लिप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो मुझे इस एलिमेंटल रिंग पर फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए नॉर्मल रिएक्शन उस एलिमेंटल रिंग पर। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, mg के बराबर। तो मुझे इसका मास चाहिए, मास निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए था।
फिर एरिया को मैंने मल्टीप्लाई किया सिग्मा से, यानी कि मास पर यूनिट एरिया से, तो मेरे पास क्या आ गया है, इस एलिमेंटल रिंग का मास आ गया है। तो मास कैलकुलेट किया, अब मैं इसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, इसका वेट आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एलिमेंटल रिंग है, ये मैंने फिर से बनाई, यहाँ देखो जरा, ये एक एलिमेंटल रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एलिमेंटल रिंग पर, फिर ध्यान रखना इसमें डिस्क लिखा हुआ है मैंने बार बार, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, ये रिंग है, dn इक्वल टू इसका मास इंटू जी के बराबर। ठीक है, फिर इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा एलिमेंटल रिंग पर, k dn के बराबर, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम k, और dn को हमने यहाँ से निकाला, ये जो dn है एलिमेंटल रिंग पर नॉर्मल रिएक्शन, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलिमेंटल रिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब मुझे निकालना है टॉर्क। अब मुझे टॉर्क किस पर चाहिए है, टॉर्क मैं कैलकुलेट करूंगा इस एलिमेंटल रिंग पर। तो देखो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क निकाल रहा हूं मैं इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क निकालूंगा। तो इस एक्सिस से जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लग रहा है टेंजेंशियली, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आर के बराबर, और आर क्रॉस फ्रिक्शन फोर्स करेंगे। ठीक है, आर क्रॉस फ्रिक्शन फोर्स करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आएगा पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल या तो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, चलिए तो हमने लिख लिया इसको डी टाउ, यानी कि एलिमेंटल रिंग पर लगने वाला टॉर्क। इसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं के डी एन की। तो के डी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डी एन की वैल्यू 2 पाई एक्स डी एक्स जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, आर नहीं लेंगे यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेंगे, क्योंकि एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस है यहाँ पर ये कितना है, x है, और फ्रिक्शन यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियली लग रहा होगा हर जगह, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, x के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया है ना, ये किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया है। तो ये टॉर्क आया, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर इतना आ जाता है। ठीक है, जो कांस्टेंट थे हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया है, और फिर हम इसको कैलकुलेट करें तो टॉर्क इतना आ जाएगा, 2/3 पाई के जी आर क्यूब सिग्मा के बराबर। अब टॉर्क आ गया। अब नेट टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, जिसमें आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस एक्सिस के अबाउट हमने टॉर्क निकाला है उसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ये बॉडी क्या है, डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो इक्वेशन बनती है टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो टॉर्क की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये टॉर्क की वैल्यू रखी यहाँ, और ये आई हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। एम की वैल्यू अभी मैं सिग्मा की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, तो अल्फा हो जाएगा 4 पाई के जी आर सिग्मा अपॉन 3m, जिसमें m क्या है, टोटल मास है डिस्क का। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने यहाँ राइट साइड में लिखा था, तो टोटल डिस्क का लिखा था ना, तो टोटल डिस्क का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, m के ऊपर कितना लिखा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा के बराबर। सारा कुछ कैंसिल करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ जाती है 4 के जी अपॉन 3r। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 4 kg/3r के बराबर। अब यहाँ स्पेस नहीं है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। अल्फा हम कैलकुलेट कर चुके थे, अब मैं जो इक्वेशन यूज़ करूँगा वो इक्वेशन है ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। ओमेगा फाइनल कितना होगा, 0 होगा। ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है और अल्फा ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आएगा 0 इक्वल टू ओमेगा माइनस अल्फा टी, एंड टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, और फाइनली हमारे पास जो टाइम कैलकुलेट होके आया उस टाइम की वैल्यू है 3 ओमेगा आर अपॉन 4 kg के बराबर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नाउ वी हैव क्वेश्चन 1.250। In this question they are saying a flywheel with the initial angular velocity omega naught decelerates due to the forces whose moment relative to axis is proportional to square root of its angular velocity।
यानी जो फोर्स है उस फोर्स का टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील एवरेज्ड ओवर टोटल डिसेलरेशन टाइम। टोटल डिसेलरेशन टाइम का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी से लेकर उसके रुकने तक का जो टाइम है, इस टाइम इंटरवल में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अब ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 से नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालने का एक ही तरीका होता है और वो जनरल फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। यानी कोई फंक्शन है x का और उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये एवरेज हमने किसके रिलेटिव निकाला है, एवरेज ओवर x। अगर टाइम के साथ निकालना है, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ft dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। तो इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू निकल आएगी और किसके एवरेज ओवर द टाइम होगी ये। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें हमारे जो क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहली चीज़ तो एक फाइनल हो गई, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वी हैव टू फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, या मीन वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और जो जिस टाइम इंटरवल में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, उस टाइम इंटरवल की हम लिमिट लगा देंगे इस इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन ये है कि मोमेंट रिलेटिव टू एक्सिस, दिस मोमेंट रिलेटिव टू एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो जो टॉर्क है ये एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर, तो मैंने इसको लिखा आई इंटू अल्फा, जिसमें आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्वल टू के। के कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड अंडर रूट ओमेगा एज इट इज़, यू नो व्हाट इट इज़। सो वी गेट अल्फा इक्वल टू के अपॉन आई अंडर रूट ओमेगा, इतना हमको मिल गया। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। और अगर आप देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा इज चेंजिंग, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती हैं रोटेशन की, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, those 3 kinematical equations are not applicable here because those equations are applicable when angular acceleration is constant। लेकिन यहाँ पर angular acceleration constant नहीं है, तो हमारी अप्रोच इंटीग्रेशन वाली ही रहने वाली है। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम कैलकुलेशन के लिए। अल्फ़ा को मैंने लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंस इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट फ्लाई व्हील इज डिसेलरेटिंग, so angular velocity is decreasing with time, and since angular velocity is decreasing with time, therefore alpha is equal to minus d omega by dt। तो उसको हमने नेगेटिव साइन लगाया यहाँ पर, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी हम इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो माइनस डी ओमेगा बाई अंडर रूट ओमेगा, यानी जी ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें अंडर रूट ओमेगा को मैं ले गया डी ओमेगा के नीचे और डी टी को ले जाता हूँ मैं राइट साइड में। सो वी गेट दिस इक्वेशन विच यू आर लुकिंग, ये इक्वेशन हमको मिल जाती है। अब इसमें हमको क्या इंटीग्रेशन करना है, अब कैलकुलेशन रह गया है तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं इस पर। तो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये मिलता है। और फाइनली अंडर रूट ओमेगा माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2i, और इसको फाइनली हमने एडजस्ट करके लिखा, वी गेट अंडर रूट ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी अपॉन 2i के बराबर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो
इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जितने टाइम में ये फ्लाई व्हील रुकता है, क्योंकि जब फ्लाई व्हील रुकेगा तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाली इक्वेशन में मैं ये जो ओमेगा की वैल्यू है इसको 0 रख देता हूँ, तो इससे टाइम निकल आएगा। सपोज कितना टाइम लगा है इसको रुकने में, t0 टाइम लगा है, सो t0 की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, सो व्हेन फ्लाई व्हील स्टॉप्स ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा को 0 रख के कैलकुलेशन करने पर जो इक्वेशन हमारे पास आती है वो इक्वेशन है t0 इक्वल टू 2i अंडर रूट ओमेगा नॉट अपॉन k के बराबर। ठीक है तो यहाँ पर t0 हमने कौन सा टाइम लिया है, t0 वो टाइम है जितने टाइम में ये फ्लाई व्हील रुक जाता है। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं आगे के कैलकुलेशन के लिए। अब हमें क्या काम बाकी है हमारा, अभी स्टिल क्या काम है, हमको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो मुझे कैलकुलेशन करना होगा इंटीग्रेशन ये वाली ओमेगा dt अपॉन इंटीग्रेशन dt का। तो यह स्पेस कम है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हीं को हम साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt अपॉन dt, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मैंने रखी इक्वेशन नंबर 1 से। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी अपॉन 2i का होल स्क्वायर। ये रखा dt एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dt, लिमिट है 0 से t0। t0 वो टाइम है जब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है, फ्लाई व्हील रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। हमने क्या किया है इस वाली स्टेप में मैंने बस नीचे जो होल स्क्वायर था उसको ओपन कर दिया है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dt था, इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा वो t0, तो वो जो 1/t0 आएगा वो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल के रख दिया है। बस अब कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99% सॉल्व हो गया है, केवल इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है। तो इंटीग्रेशन की जो स्टेप्स हैं वो इस तरह से होंगी जो आप देख रहे हो, और इसके बाद की स्टेप आएगी यहाँ पर। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये स्टेप है, इसके बाद ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर अपॉन 12i स्क्वायर t0 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट के t0 बाई 2। अब क्या होगा इसमें, हमको t0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 से उठा के इसमें मैं t0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ओमेगा एवरेज आता है ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर अपॉन 12i स्क्वायर इंटू 4i स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन के स्क्वायर माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट के बाई 2 इंटू 2i अंडर रूट ओमेगा नॉट अपॉन के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने पर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बचेगा हमारे पास ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट बाई 3 माइनस ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें जो टॉर्क है वो एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर रूट की प्रोपोर्शनल दिया है। एक तो हमको ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, दूसरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हमको पता होना चाहिए। बेसिकली ये फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी नहीं या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नहीं, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx कह सकते हो, इंटीग्रेशन ft dt अपॉन इंटीग्रेशन dt कह सकते हो। तो वो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हमको पता होना चाहिए। तो वही फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी के केस में कितना बन जाता है, वो ये बन जाता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन जाता है। सो दैट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन का लेवल कैसा कहेंगे हम, इस क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हो जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन भी है ये, और जेईई एडवांस में भी आ सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम नीट एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एम्स के एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते थे पहले, लेकिन अब तो पॉसिबिलिटी मुझे इसमें कम लगती है नीट में, लेकिन जेईई मेन और एडवांस दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन 1.251। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड मास m can rotate freely about a stationary axis. Radius r, mass m can rotate freely about a stationary horizontal axis O. Horizontal axis यहाँ से पॉइंट O से पास हो रही है।
ए थिन कॉर्ड ऑफ लेंथ L एंड मास M, कॉर्ड ऑफ लेंथ L, मास M इज वाउंड ऑन द सिलेंडर इन ए सिंगल लेयर। ध्यान देना, इसमें सिंगल लेयर में उसको वाउंड किया गया है। सिंगल लेयर का मतलब ये है कि जैसे अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर थ्रेड की एक लेयर, फिर उसके साइड में दूसरी लेयर, फिर साइड में नेक्स्ट लेयर होगी। एक के ऊपर एक लेयर नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, पहले एक लेयर उसके बाद में दूसरी लेयर है। ठीक है, उसका एक पर्पज मैं आगे बताऊंगा। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ x ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एज ए फंक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो कि हैंगिंग पार्ट है इसका कॉर्ड का x, इसके फंक्शन में। द वाउंड पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज सपोज टू हैव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द सिलेंडर एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर के ऊपर स्टिल जो कॉर्ड का पार्ट है ऊपर लपेटा हुआ है, उस हिस्से का सेंटर ऑफ मास हम कहाँ पर मान सकते हैं? सिलेंडर की एक्सिस पर मान सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पज़ ये है कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना होगा तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में जो कॉर्ड है, थिन कॉर्ड है उसका सारा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं हम? जहाँ पर जिस जगह पर सिलेंडर का सारा मास है, दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, सिलेंडर का और वाउंड पार्ट का। ठीक है अभी मैंने पूरी चीज़ इसमें नहीं बताई है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये एक सिलेंडर आ गया और ये एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है? x के बराबर। ठीक है, कॉर्ड जो है अभी x अनरैप होके नीचे आ चुकी है, लटक रही है। लेंथ L माइनस एक्स इज स्टिल रैप्ड ओवर दी सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर अभी भी कितना पार्ट है? L माइनस एक्स है, और x लेंथ जो है वो नीचे लटक रही है। मास ऑफ सिलेंडर प्लस मास ऑफ L माइनस एक्स रोप। तो इस समय जो टोटल मास है सिलेंडर प्लस उसके ऊपर जो रोप अभी भी है, या जो स्ट्रिंग अभी भी है, या जो कॉर्ड अभी भी है, वो है मास M। कैपिटल M मास किसका है इसमें? दिस इज द मास कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ द सिलेंडर, एंड M बाई L इंटू L माइनस एक्स, दिस इज द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉर्ड विच इज स्टिल ऑन द सिलेंडर। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊँ दोनों चीज़ों का, तो मैंने सेपरेटली डायग्राम बना लिया। ये है सिलेंडर और ये है कॉर्ड। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे? सिलेंडर का जो मास है वो कितना लेंगे हम? सिलेंडर का मास लेंगे ये m, जो कि मास ऑफ सिलेंडर है, प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, दिस इज द मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कॉर्ड विच इज स्टिल ऑन द सिलेंडर, into g. So this is the gravitational force acting and it is passing through the center of mass of the system. Center of mass of the system मतलब सिलेंडर प्लस वो पार्ट कॉर्ड का जो इसके ऊपर है उसके सेंटर ऑफ मास से। टी डैश जो मैंने बनाया है कि ये सिलेंडर कहीं ना कहीं से तो रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ होगा, तो जिस जगह से ये सपोर्टेड है वहाँ से जो टेंशन लग रहा है वो टी डैश के बराबर है, और ये टी डैश सेंटर ऑफ मास से पास होगा। इसका कोई बहुत बड़ा रोल क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं होगा। एक टेंशन लग रहा होगा यहाँ पर, किस वजह से टेंशन लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा कि जो ये वाली रोप है जो इससे सिलेंडर से लटक रही है, हैंगिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड है, इस हैंगिंग पार्ट की वजह से जो टेंशन लग रहा है वो वाला टेंशन कौन सा? ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर। इसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हैंगिंग पार्ट का। सो हैंगिंग पार्ट ऑफ कॉर्ड, इसमें केवल दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स है m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये m बाई एल एक्स इंटू जी क्या है? मैंने ये मान लिया कि मास पर यूनिट लेंथ कॉर्ड का कितना है? m बाई एल है। तो मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल, और x लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते थे ना, l लेंथ का मास कितना है? m, देयरफॉर यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल, देयरफॉर x लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा एक फोर्स और लग रहा होगा कॉर्ड पर, इस पर, और वो होगा टेंशन। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फोर्स है ये कहाँ पर होगा? हैंगिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास पर। तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। अब बारी आती है इक्वेशन लिखने की न्यूटन सेकंड लॉ से, और रोटेशनल मैकेनिक्स से नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन में लिखता हूँ कॉर्ड पर,
तो कॉर्ड के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी है उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मास है, जो हैंगिंग पार्ट है, इसका मास है m/l इंटू एक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है m/l इंटू एक्स इंटू जी. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंगिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड माइनस टेंशन T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मैं इतने सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ फॉर IIT-JEE. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो यहाँ पर तो ठीक लिखते हैं इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में mxg/l माइनस टी, लेकिन राइट साइड में जब वो ma लिखना होता है तो उसको वो मास को m ही लिख देते हैं. तो ध्यान रखना यहाँ पर मास m नहीं आएगा, पूरी कॉर्ड का मास नहीं आएगा, उतनी ही कॉर्ड का मास आएगा जितना कि हैंगिंग पार्ट है. तो mxg/l इंटू a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड. ठीक है, इतना हो गया. अब नेक्स्ट इक्वेशन हमको लिखनी है सिलेंडर के लिए. तो सिलेंडर के लिए मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स की इक्वेशन बनाई है इसमें. तो रोटेशनल मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है, यानी कि मैं टॉर्क ले रहा हूँ इसमें, टॉर्क सेंटर ऑफ मास या उसकी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट. तो जो ये वाला फोर्स है यहाँ से, ये फोर्स, इस वाले फोर्स का टॉर्क तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है. टी डैश का टॉर्क ज़ीरो होगा, तो इसको टॉर्क देगा कौन, केवल ये टेंशन देगा टॉर्क. तो इसका टॉर्क कितना होगा, टी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर. सो टी इंटू आर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टी इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा. अब इसमें आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर प्लस वो पार्ट कॉर्ड का जो कि स्टिल ऑन द सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. और इस क्वेश्चन का जो हाईलाइट है, वो हाईलाइट है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है. ठीक है, बाकी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन असली चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन ही है. अब देखो ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस में अननोन क्वांटिटीज़ कितनी है, एक तो ए नहीं पता, एक टी नहीं पता, सो 2 अननोन एंड अल्फा इज़ द थर्ड अननोन. सो वी हैव 3 इक्वेशंस, बट sorry, we have 2 equations and 3 unknown quantities, so we need one more equation. एक और इक्वेशन हमको मिलेगी कंस्ट्रेंट रिलेशन से, और वो कंस्ट्रेंट में पिछले क्वेश्चंस में कई बार बता चुका हूँ. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं यहाँ पर कि जो ये वाला पॉइंट है जो कि सिलेंडर के कॉन्टैक्ट में है, इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये वाला पार्ट है ये किससे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है. तो हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन, अगर किसी रोप में, किसी स्ट्रिंग में, किसी कॉर्ड में टेंशन है, तो उसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग, कॉर्ड की लेंथ के अलॉन्ग सेम होना चाहिए. इसलिए ए इक्वल टू अल्फा आर आएगा, और हमको एक और इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है. सो ए इक्वल टू अल्फा आर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब इस क्वेश्चन की जो हाईलाइट है, सारा का सारा जो फोकस है हमारा, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर. डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमको अलर्ट रहना है एट द टाइम व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. तो चलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे. तो अब हम यहाँ पर आ गए. तो इसमें देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ mr². अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके कैलकुलेशन में 2 पार्ट है. एक पार्ट तो है सिलेंडर, और सेकंड पार्ट है वो कॉर्ड का वो हिस्सा जो स्टिल ओवर द सिलेंडर है. ठीक. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्ट विच इज स्टिल ऑन द सिलेंडर, वो कितना होगा. देखो, सिलेंडर को हमने कंसिडर किया है एक सॉलिड सिलेंडर की तरह से. क्वेश्चन में गिवन था कि यूनिफॉर्म सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर तो दिया नहीं था. हॉलो सिलेंडर होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हम mr² लेते. ये सिंपल सिलेंडर है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr². एक चीज़ और याद रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में केवल सिलेंडर लिखा हो तो हम उसको सॉलिड सिलेंडर ही मानेंगे. जब हॉलो होगा तो वो अलग से लिखा जाएगा कि हॉलो सिलेंडर है. ठीक है. तो ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr². लेकिन उस सिलेंडर के ऊपर जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, उस रोप को कंसिडर करेंगे हम रिंग की तरह से, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट mr² के बराबर. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये एक और इम्पॉर्टेंस इसका है, क्वेश्चन की इनिशियली लैंग्वेज में देखो, उसमें ये लिखा था
थिन कॉर्ड ऑफ लेंथ एल मास एम इज बाउंड ऑन द सिलेंडर इन ए सिंगल लेयर। तो इसमें जो सिंगल लेयर था ना, सिंगल लेयर का यही मतलब था कि हम ये मान सकते हैं कि जो वाउंड पार्ट है वो एक रिंग, फिर दूसरी वाली रिंग, फिर तीसरी वाली रिंग, ये रिंग साइड बाय साइड रखी हुई है। अगर ये एक के ऊपर एक होती तो हम उसको एक सेम रेडियस की रिंग कंसिडर नहीं कर सकते थे, फिर उस रिंग की रेडियस डिफरेंट हो जाती। तो अभी इस सिलेंडर के ऊपर कॉर्ड की एक सिंगल लेयर है, ये एक रिंग हो गई रेडियस आर की, उसके साइड में दूसरी लेयर बनाई, फिर एक और बनाई, एक और बनाई। तो हम ये मान सकते हैं कि साइड बाय साइड देयर आर सेवरल रिंग्स ऑफ द सेम रेडियाई। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे हम, mr²। और कॉर्ड का वो हिस्सा जो कि स्टिल ओवर द सिलेंडर है, उसका मास कितना है, उसका मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ है m/l, मास पर यूनिट लेंथ है m/l, और लेंथ कितनी है जो स्टिल ओवर द सिलेंडर है वो है l - x। सो दिस इज द मास m/l इंटू l - x। और ये किस रेडियस पर मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, r पर। तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिमेंबर वी आर कंसिडरिंग दिस पार्ट ऑफ द कॉर्ड एज रिंग। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देते हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr² प्लस m/l इंटू l - x r², राइट। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। अब जल्दी से वो जो 3 इक्वेशंस थी, हम उन इक्वेशंस को देख लेते हैं वो क्या क्या थी इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन नंबर 2 टॉर्क्स की थी, और थर्ड इक्वेशन आई थी A = α r। अब हमको इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंशन की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। वैल्यू कितनी आएगी, T = I∝/r के बराबर। इस इक्वेशन ये वैल्यू टेंशन की मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर। और जो A आया है, ये A कितना आया है, α r के बराबर, तो A की वैल्यू रखूँगा मैं उठा के यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 में टेंशन और A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर ये इक्वेशन आएगी, और फाइनली हम इसको और एडजस्ट कर लें तो ये रिलेशन आता है mgx/L = mxr/L प्लस I/r, और टोटल बाहर कितना है, अल्फा है। अब इस इक्वेशन में ये जो लास्ट वाली इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन में अगर हम ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ज़रा ओवरलैपिंग हो गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उठा के मैं इसमें ये वाली इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो ज़रा हम इसकी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे का कैलकुलेशन भी आपको दिखाते हैं कि ये आता कितना है। तो ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं, आई की वैल्यू आ चुकी है, और ये हम फाइनली इस पर थे। ठीक है, ये आई यहाँ से, और जो फाइनल ये वाली स्टेप थी इसको मैंने लिया। अब मैं यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से आई की वैल्यू निकाल के और इसमें रखूँगा, तो ये होगा mxg/L इतना इक्वल टू mxg/L एज इट इज़ है, और जो ऊपर की इक्वेशन में यहाँ पर जो आई था, इस आई की वैल्यू को ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया टोटल। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर दें। ये कैलकुलेशन में बड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि केवल कैलकुलेशन में अब कोई कॉन्सेप्ट तो बचा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी इसकी mxg/L = mx/L प्लस हाफ m प्लस m माइनस mx/L इंटू α r, और इसके बाद की स्टेप है ये। ठीक है, और फाइनली अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है अल्फ़ा = 2mgx/m + 2m इंटू LR के बराबर, एंड दिस इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो सबसे ख़ास बात थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को भी ठीक से करें।
देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, करते समय ध्यान रखना पड़ता है। एक दो सिचुएशन और आती है, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पर एक सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन में है और वो जो सिलेंडर है उसके अंदर सपोज वाटर है और वो रोल करता हुआ आ रहा है सिलेंडर। जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा इस सिस्टम का, तब भी मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो हिस्से हैं, एक तो वाटर है और दूसरा सिलेंडर है। तो सिलेंडर को कंसिडर करना है हॉलो सिलेंडर और जो वाटर है उस वाटर को कंसिडर करना है एक सॉलिड सिलेंडर। तो जो मेटल का बना हुआ हॉलो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आप mr² और वो सिलेंडर, वो वाटर जिसको कि हम सिलेंडर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो होगा सॉलिड सिलेंडर। या मान लो वाटर की जगह आइस ले लो तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में क्लैरिटी आएगी। मान लो आइस है सिलेंडर के अंदर, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे आइस का हाफ mr², बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो मेटल के हॉलो सिलेंडर के अंदर आइस का सॉलिड सिलेंडर है, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करना होगा। एक होगा mr² और एक होगा हाफ mr², मास डिफरेंट होंगे दोनों में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है उस जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करें हम इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम नीट में तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जेईई मेंस में आ सकता है क्या? जेईई मेंस में ये आ सकता है, लेकिन ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है कि जेईई मेंस के जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उस वाली कैटेगरी में हम रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे नहीं आते हैं। जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लगभग एवरेज से थोड़ा ऊपर का ये जेईई एडवांस का जहाँ तक सवाल है, लेकिन जेईई मेंस के लिए अच्छे क्वेश्चन में गिना जाएगा। नीट में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये क्वेश्चन नीट में आएगा। ठीक है।